हेमंत कुमार। नीट में धांधली की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के पीएस की अहम भूमिका रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। रिपोर्ट देखिए। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं। और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ NHI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको, हाँ वो जो है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर NHI का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में घमासान जारी और नीट में गड़बड़ी की पुलिस जांच, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विपक्ष के हमलों और सरकार की बढ़ती सख्ती के बीच आरोपी छात्राओं की मार्कशीट से जुड़ा चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना के जो 13 छात्र पुलिस की जांच के दायरे में हैं, उनमें से 3 छात्र नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए हैं। रिपोर्ट देखिए। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिए। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर हटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। और अब बात करेंगे उत्तर भारत की, जहां पर पिछले 1.5 महीने से गर्मी ने परेशान किया हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम के 15 जिलों के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो वहीं मेघालय में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में पूर्वोत्तर राज्यों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक तरफ उत्तर भारत में जहां गर्मी ने बेहाल किया है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। सिक्किम के बाद में असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। असम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ की कहर से 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। असम के करीमगंज जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोरदार बारिश की वजह से निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, जिससे कि आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे घरों में भी पानी ने डेरा जमा लिया है। ऐसे में घरों में रहना संभव नहीं हो पा रहा है।
भारी बारिश की वजह से करीमगंज में बहने वाली नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। कुशियारा, लुंगई और सिगरा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों के लिए खाने पीने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले के करीब 225 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। करीब 22,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। सभी राहत शिविरों में रह रहे हैं लोगों की परेशानी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। पंद्रह जिलों में रह रहे लाखों लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। ज्यादातर सभी इलाके पानी में समाये हुए हैं। हर तरफ मटमैला पानी दिखाई दे रहा है। नदी किनारे बसे मकानों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ जगहों में तो लोग इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। 15 जिलों के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बारिश ज्यादा होने की वजह से कई सड़कें भी बह चुकी हैं। मेघालय पर भी मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के 6 जिलों में बारिश का कहर देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से आवागमन भी बाधित हो गया है। बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी दिखाई दे रहा है। पानी के बीच में एक गाड़ी भी पलट गई और गाड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। मेघालय के 6 जिलों के 42 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से जगह जगह पर सड़कों पर कीचड़ है। कीचड़ भी मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। बारिश की वजह से मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया हिल्स में जबरदस्त बारिश हुई। सबसे ज्यादा असर गारो हिल्स में दिखाई दे रहा है। हजारों लोग प्रभावित हैं। वहीं सिक्किम में थोड़ी राहत की खबर है। यहाँ पिछले दिनों भूस्खलन से हजारों सैलानी फंसे हुए थे। 1200 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मंगन इलाके में ज्यादा सैलानी फंसे हुए थे। यही बारिश ने ज्यादा तबाही मचाई थी। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा था, लेकिन बीच बीच में बारिश बाधा बनकर खड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच सीधे राजधानी जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य 1936 पदों पर, शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के 247 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी है। इन पदों के लिए साक्षात्कार के लिए इन पदों पर सितंबर 2024 तक चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना है। इन भर्तियों से पूर्ण होने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके शेष रिक्त पदों के लिए भर्तियों पर निर्णय किया जाएगा। विगत सरकार द्वारा राज्य सोसाइटी के अध्याधीन लगभग 303 महाविद्यालय खोले गए। इन महाविद्यालयों के संचालन के लिए निर्णय करने के लिए अभी महामंत्री जी कह रहे थे, इनके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितता को लेकर समय समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन विश्वविद्यालयों में शुचिता, पारदर्शिता और सुनिश्चितता करने के लिए एक नियामक आयोग का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की आगे कार्रवाई की जाएगी। जुड़ने के लिए सीधे एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अधिवेशन में इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, जिन्होंने आपके सामने उच्च शिक्षा के बारे में अपनी बात रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के भाई JP सिंघल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री सुशील कुमार मिश्रू जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय कमल मिश्रा जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे RSS के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्मा राम जी भाई साहब, हमारे शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम जी, माननीय नारायणलाल जी गुप्ता साहब, श्रीमान कैलाश जी सोडानी साहब, अल्पना कटेवा जी, अनिल राय जी, अनिल शुक्ला जी, निवर्तमान कुलपति BL चौधरी जी, भागीरथ जी, अशोक शर्मा जी और इस सभागार में बैठे सभी इस शैक्षिक महासम्मेलन के सभी पदाधिकारी और दूर दराज राजस्थान के हर जिले हर कोने से आए सभी मेरे प्रोफेसर बंधुओं, भगिनियों और सब मेरे प्यारे साथियों, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ मनीषीगण एवं आदरणीय शिक्षकगण सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अधिवेशन में आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप देश के भविष्य यानी कि विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों को महज अक्षर ज्ञान देने तक सीमित नहीं, बल्कि वे देश के भविष्य को आने वाली चुनौतियों से निपटना भी सिखाते हैं। आप वही लोग हैं जो भावी पीढ़ी को दिशा देने का काम करते हैं, उनका चरित्र निर्माण का काम करते हैं, उन्हें राष्ट्र के लिए समर्पित और सक्षम और सफल नागरिक बनाने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की महान परंपरा रही है। शिक्षक इस परंपरा की खूबियों को आत्मसात कर विद्यार्थियों में अच्छे गुण का विकास करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता इसलिए आत्मीय का है, इसलिए ये दुआ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो गुरु का जो उद्देश्य है वो जिस तरह से एक कुंभकार अपने मटके को एक विशाल रूप देता है, एक आकार देता है, वो ऊपर से चोट मारता है लेकिन अंदर सहारा भी रखता है कि कहीं उसमें परेशानी नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमारे सभी गुरुओं का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करना। गुरु की जीवन में बड़ी महिमा है। गुरु व्यक्ति के अंधेरे में जीवन में प्रकाश बढ़ता है। जीवन में गुरु का इतना बड़ा योगदान जिसे बयां करना संभव नहीं होता है। जैसा कहा है, सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुरु लिखा ना जाए। और ये कहावत ऐसे ही नहीं है, ये वास्तविकता है। आज हम सभी आप यहां बैठे हैं तो हमारे ऊपर भी किसी न किसी गुरु की कृपा है। हमको भी उस गुरु ने चलना सिखाया है, गुरु ने मार्ग दिखाया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। मैं आपसे इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में भारतीयता से ओतप्रोत संगठन है, शैक्षिक एवं सामाजिक जगत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को स्थापित करने का काम कर रहा है। महासंघ शिक्षक हितों की रक्षा के साथ ही अपने राष्ट्रीय उद्योगों के पथ पर भी अग्रसर है। यह सामाजिक सरोकार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रमों की क्रियान्वित कर रहा है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1988 में स्थापित महासंघ आज देशव्यापी संगठन है। आज इसमें 24 राज्यों के 35 राज्य स्तरीय संगठन और 50 से अधिक विश्वविद्यालय स्तरीय संगठन का इनसे संबंध है। महासंघ के 3 सूत्र राष्ट्र के हित में शिक्षा,
शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज इसे देश भर में सम्मानित मानते हैं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा शिक्षक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, राष्ट्र के प्रति जो भाव उसका होता है वो समाज के अंदर उसका प्रभाव करता है। हम कह सकते हैं कि आज हमारे जिस तरह से समाज के अंदर एक शिक्षक को जो सम्मान है, और सम्मान ही नहीं, अग्रणी बन करके समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज में उन बुराइयों को खत्म करने का काम करते हैं, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करते हैं, समाज में एक राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने का काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य राज परिवर्तन नहीं, हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का होता है, जिस व्यवस्था से हम आगे हमारे राष्ट्र को गति दे सकें, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षकों के कई इस तरह के काम हुए हैं जिसमें कहना पड़ता है कि आज जिस तरह से महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एक साथ इतने भी महाविद्यालय बना दिए गए, बनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था किस तरह से होती है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से एक कोई भी काम हम करते हैं, उस काम से करने से पहले उसका सोर्स देखा जाता है। आज हम देखते हैं राजस्थान के अंदर पिछले दिनों में हमने देखा है, हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं, हमने पिछली बार भी देखा है कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम काम करते वक्त उसका ध्येय और उद्देश्य देखते हैं, उसमें कैसे होगा इसका पहले हम विचार करते हैं। अब यहां मैंने देखा जिस तरह से राजस्थान के अंदर काम हुआ है, आज लोग कहते हैं बिजली की समस्या है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पूर्व सरकार ने काम किया है, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें जिस तरह से घाटा दिया है, और यही नहीं, आप देखेंगे तो विचार करेंगे तो आपके मन में वह बात आएगी। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ये महाविद्यालय क्षेत्र में ही नहीं हुआ, ये हर क्षेत्र में उन्होंने करने का काम किया है। जिस तरह से आपने देखा बिजली के क्षेत्र में भी किया, और यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में अगस्त सितंबर के महीने में जब 4 रुपए यूनिट बिजली थी तो हमने उधारी की बिजली ली और उनका समझौता किया, मई, जून और जुलाई के महीने में हम आपको बिजली वापस करेंगे। आज हमको 1.67 लाख यूनिट बिजली हर दिन हमको देनी पड़ रही है, क्योंकि वो हमारी उधारी की बिजली है, उसका समझौता है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। बिजली के क्षेत्र में एक भी उत्पादन इकाई उन्होंने 5 साल के अंदर नहीं लगाई। हमारी सरकार आते ही हमने 1,65,000 करोड़ रुपए का एक काम किया, 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से 1.5 साल और 2 साल के अंदर हम बिजली के क्षेत्र में हमारे राजस्थान को आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का काम करेंगे। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप महाविद्यालयों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, वहां विद्यालय खोल दिए, जैसा मेरे को बता रहे थे महामंत्री जी, 11 और 15 और 20 की संख्या। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।